नमस्कार प्यारे बच्चों को नमस्कार। अपने पॉलिटिकल के अंदर क्लास जो 10th है उसके अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 6 है उस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम बात कर रहे थे। क्लास 10th की बात है, छोटे छोटे बच्चों की बात है। उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 6 है उसके अंदर हम एक पार्ट पढ़ रहे थे संसद के बारे में। मैंने बताया था बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और संसद के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, 3 अंग बताए थे। बताए नहीं बताए थे? 3 अंगों में एक लोकसभा थी, एक राज्यसभा थी और एक अपनी था राष्ट्रपति, जिनमें हमने एक लोकसभा और एक राज्यसभा के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। एक लोकसभा थी और एक राज्यसभा थी। लोकसभा और एक राज्यसभा। तीसरा जो अंग है इस संसद का, उस अंग की बात कर रहे हैं हम लोग, और वो अंग है देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग थे? 3 अंग थे। 3 अंगों में लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 हो गए हैं ये, और एक ये तीसरा अंग है राष्ट्रपति। पूछ ले क्वेश्चन, संसद के सदन कितने हैं? सदन कितने थे? तो संसद के सदन है बच्चों, एक लोकसभा सदन है और एक राज्यसभा सदन है। पीछे थोड़ा सा रिपीट करो, हमने बात की थी लोकसभा में 552 होते हैं सदस्य और राज्यसभा में 250 होते हैं। बाकी कब कहाँ कैसे होते हैं ये हमने जिक्र कर लिया था। अब हम बात करेंगे, आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी हमारी जो संसद का तीसरा अंग है, जो अपने देश का संविधान बनाने में, उसमें संशोधन करने में, नया कानून बनाने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया कोई भी विधेयक, जब ये तो या तो ये भेजेगी, दोनों मिलके भेजेगी, और ये पास किया हुआ विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति उस पर क्या कहता है, इस पर सिग्नेचर करता है, नहीं करता है, वो इस पर डिपेंड है। अगर सिग्नेचर करता है तो उसके बाद ही वो कानून बनता है। तो आज हम संसद के तीसरे और अहम अंग की बात करेंगे। उस अंग का नाम है राष्ट्रपति। ये लो, आज हमारी चर्चा होगी राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति ये लो, क्या होता है ये, कैसे बनता है, क्या इनका चुनाव होता है, कैसे इनको हटाया जा सकता है, कैसे ये देश के लिए काम करता है। तो अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल्स में है ये? आर्टिकल्स नंबर 52 में है, अनुच्छेद नंबर 52 में है। उसी के तहत इसके नीचे आपकी 10वीं क्लास में जितना मैटर दिया है उसी पे चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं, कार्यकाल को लेकर भी बहुत सी बातें होती है। उसमें अलग अलग अनुच्छेद पढ़ने पड़ते हैं। प्रत्येक 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ऐसे अनुच्छेद हैं, प्रत्येक उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपकी 10वीं क्लास की जो बुक्स है उनमें इतना ही दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जितना 10वीं क्लास में दिया हुआ है हम उसी पर चर्चा करेंगे होंगे, ठीक है। तो उसमें एक अनुच्छेद दिया गया है 53 नंबर। कितना नंबर अनुच्छेद? 53। 52 में तो राष्ट्रपति है, 53 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें क्या है? उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति वो किस में निहित होगी? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के नाम से कार्यपालिका का काम होता है, भले ही करे कोई ही, लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। जैसे घर में राशन कार्ड नहीं होता क्या? राशन कार्ड में पिता का नाम एम होता है। पिता चाहे घर में कुछ काम करे या घर को चलाए या न चलाए, लेकिन मुखिया के रूप में घर में राष्ट्रपति के रूप में, मुखिया के रूप में पिता का नाम होता है। घर का काम, घर की पूरी जिम्मेवारी चाहे महिला पर हो, लेकिन पूरा नाम जो है, नाम घर का नाम उसी से चलता है। वही बात यहाँ पे है, काम तो कर रहा है प्रधानमंत्री, लेकिन पूरी शक्ति जो है वो किस पे निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके सिग्नेचर से पूरा देश का काम चलता है। करता पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री है, लेकिन नाम इसका चलता है, निहित होती है। या तो ये खुद करेगा कोई काम, या इसके अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं।
अधीनस्थ, देश की कार्यपालिका जो है अधीनस्थ पदाधिकारियों से चलती है। राष्ट्रपति चलाता है या अगर खुद ये नहीं चलाता है तो अपने नीचे ये पदाधिकारी रखते हैं, पदाधिकारियों से संचालित करवाता है, पदाधिकारियों से संचालित करवाता है। जैसे प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिमंडल है, इसके अलावा जो हम बात करते हैं जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, ये जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के माध्यम से ये देश का संचालन करता है। खुद नहीं करता है लेकिन देश का संचालन ये पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। कर्मचारी रखता है, जैसे देश कोई सेठ होता है कंपनी का, वो कोई सेठ काम थोड़ी करता है, काम तो मजदूर करते हैं, उन पर भी एक मैनेजर होता है जो उन पर पूरा ध्यान रखता है। वही सिस्टम यहाँ होता है देश पर। देश का मालिक जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन उसने मैनेजर रख रखा है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने अपना मजदूर रख रखे हैं, अलग अलग प्रकार से विभाग बांट रखे उसने। वही काम यहाँ पे होता है, जैसे कंपनी में होता है वहीं देश चलाने का सिस्टम होता है। तो अधीनस्थ पदाधिकारियों के से ये संचालित करवाता है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक या वैधानिक प्रधान होता है, औपचारिक होता है प्रधान, औपचारिक प्रधान। राष्ट्रपति देश का औपचारिक या वैधानिक प्रधान होता है, औपचारिक या वैधानिक प्रधान होता है। औपचारिक या वैधानिक प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति। औपचारिकता ये करता है पूरी, काम कुछ नहीं करता है, लेकिन जो खाना पूर्ति है औपचारिकता है, औपचारिकता ये निभाता है। जैसे अपने घर में नहीं होता है क्या, कई बार शादी विवाह होता है, घर का मैनेजमेंट पूरा अपने जैसे पिता के पास होता है, अपने कोई भाई की शादी है तो पूरा मैनेजमेंट पिता करते हैं, लेकिन औपचारिकता अगर निभाने पर बात आए तो अपने दादा को बुलाया जाता है। बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, बस वही बात है। काम पूरा प्रधानमंत्री करता है, लेकिन औपचारिकता कौन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये औपचारिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान के रूप में काम करता है। बाकी वास्तविक प्रधान कौन होता है देश का, साथ में याद रख लेना, बाकी हम पढ़ेंगे इसको आगे। वास्तविक प्रधान कौन होता है देश का? वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधान है पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये वास्तविक प्रधान होता है, रियल में प्रधान ये होता है, वास्तविक काम ये करता है। सेठ, कंपनी का सेठ कोई काम थोड़ी करता है, काम वो तो आपके ऑफिस में बैठता है, बस काम संभालता है, देखता है, कागजी कार्रवाई करता है, सिग्नेचर कर देता है। किसी को सैलरी देनी है तो वो सिग्नेचर कर देगा चेक के ऊपर, वही काम होता है बस। कितनी उसकी सैलरी बनी है इस चीज़ का डिसाइड जो है वो मैनेजर करता है, पूरा काम मैनेजर देखता है। तो ये मैनेजर है देश का और ये देश का मालिक है। राष्ट्रपति देश का क्या है? मालिक है, और ये प्रधानमंत्री उसका मैनेजर है। अपने देश के प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान है। ब्रिटिश जो इंग्लैंड का जो सम्राट है उस सम्राट की जैसी स्थिति है अपने देश में, ब्रिटिश सम्राट जैसी स्थिति है अपने देश में। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किस प्रकार की है? ब्रिटिश सम्राट के समान स्थिति है। जिस प्रकार ब्रिटिश सम्राट का कोई काम नहीं होता है, वैसे ही अपने देश के राष्ट्रपति का वैसे कोई काम नहीं होता है। औपचारिक रूप से वो काम करता है, बाकी वास्तविक रूप से उसका कोई काम नहीं है। वो मालिक के रूप में रहता है, बस मालिक के रूप में काम संभालता है बस, ठीक है ना। अब ये मैनेजर आके कहेगा कि भी इसका इतना चेक बनता है, 1 लाख का बनता है, 5 लाख का बनता है, तो मालिक को तो नहीं पता है कि ये 4.5 लाख का बनता है, 3 लाख का बनता है। वो तो सिर्फ सिग्नेचर करेगा, बट ठीक है 5 लाख का बनता है, सिग्नेचर करेगा। अब ये कितनी गड़बड़ करता है उसमें, उस चीज़ से इसको कोई लेगा देगा नहीं होता है। हाँ, ये जांच करवा सकता है, कई बार इसको शक हो जाता है तो करवा सकता है, कंपनी का मालिक भी कर सकता है मैनेजर की घपलाबाजी पकड़ने के लिए, वो अलग बात है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान से आराम से 2-2 लाइन 1-1 लाइन पढ़ो आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 52 में है। अनुच्छेद नंबर जो 53 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि देश की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, उसके नाम से चलती है कार्यपालिका की शक्ति, लेकिन वो भी खुद नहीं करता है, अधीनस्थ पदाधिकारियों से राष्ट्रपति काम संचालित करवाता है। अधीनस्थ पदाधिकारियों से काम संचालित करवाता है। अधीनस्थ पदाधिकारी कौन आता है इनमें? जिसमें प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिमंडल है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग के नाम से पुकारते हैं, वो है, वो अधीनस्थ पदाधिकारियों में आएंगे। आगे पढ़ेंगे उनको भी, ठीक है। ये जो है ये राष्ट्रपति अपने देश का औपचारिक या वैधानिक प्रधान है, औपचारिक या वैधानिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान की अगर बात करोगे तो वास्तविक प्रधान देश का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, ठीक है। अपने देश के राष्ट्रपति की स्थिति वो है जिस प्रकार की स्थिति ब्रिटिश के सम्राट की है, यानी अपने देश के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है, ब्रिटिश सम्राट के समान है। ओके, ठीक है बच्चों, आइए आगे चलो। अपने देश का राष्ट्रपति बनने की योग्यता, देश का राष्ट्रपति बनने की योग्यता, क्या योग्यता चाहिए? कौन व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है? आप लड़ सकते हो, हम लड़ सकते हैं, आपके पापा लड़ सकते हैं, आपके अंकल अगर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप में इन ये योग्यता है, योग्यता क्या चाहिए? योग्यता में वो बहुत सी बातें हैं, नॉर्मल सी है, वो ध्यान रखना। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, नॉर्मल सी बात है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से मोटा मोटी याद रख लेना, लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए उसमें। जो बंदा लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता है, लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर लाभ नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर, मतलब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर पद नहीं, लाभ के पद नहीं होने चाहिए उसके पास, किसी प्रकार के कोई लाभ के पद नहीं होने चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है वो नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है और चुनाव लड़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? अपनी नौकरी छोड़ दो और निर्वाचन में भाग ले कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी है, बार बार पूछी गई है आज तक, ये है। आइए, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र का ये झमेला है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो उम्र उसके पास कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए उसके पास 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये योग्यता का सिस्टम है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। भारत का नागरिक होगा वही चुनाव लड़ेगा भैया, ठीक है। पागल को कोई हम राष्ट्रपति बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। दिवालिया यानी किसी प्रकार बैंक द्वारा दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए, बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य की बनने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए उसमें। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। आयु की अगर बात करोगे आप तो उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये होगी है योग्यता को लेकर बातें राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन उसके चुनाव में भाग लेते हैं, क्या सिस्टम होता है? तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन की अगर बात करोगे बच्चों तो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। मतलब अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष दो होते हैं। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जिस निर्वाचन में भारत का हर युवा, हर 18 वर्ष का बंदा भाग नहीं लेता है वो होता है अप्रत्यक्ष, और जिसमें हर 18 वर्ष का बंदा भाग लेगा वो होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसमें हम कोई भाग थोड़ी लेते हैं, 18 साल का बच्चा भाग नहीं लेता है इसमें, 18 साल का युवा इसमें भाग नहीं लेता है। इसका मतलब इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें अप्रत्यक्ष होता है तो भाग कौन लेते हैं? हम नहीं लेते हैं तो भाग कौन लेते हैं? तो भाग लेते हैं इसमें हम जिसको चुनकर भेजते हैं, हम जिसको चुनकर भेजते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जैसे अपने घर का फैसला हम सभी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर का कोई मेन आदमी है, बड़ा बुजुर्ग है,
वो अगर कोई फैसला कर दे कि भी ये जैसे कहेंगे हम उसके पीछे हैं, ये जैसे कहेंगे हम उसके पीछे हैं। आपके घर में मान लो 20 सदस्य हैं, आप 20 सदस्य अलग अलग भाषा बोलोगे, अलग अलग वाणी बोलोगे, लेकिन आपका घर का एक मुखिया है, वो अगर कोई बात को फाइनल कर दे तो आप उसके पीछे पीछे बातें मान लोगे। वही यहाँ पे होता है, हम जिसको चुनकर भेजते हैं वो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम किनको चुनकर भेजते हैं? तो इसमें भाग लेने वाले देखो आप, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और निर्वाचित राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। मतलब समझ में आई है इसकी? लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं सिर्फ निर्वाचित ही भाग लेंगे। जैसे लोकसभा में अपने कितने हैं? 552 हैं। राज्यसभा में सीटें कितनी है? 250 है कि नहीं है? इसमें कौन भाग लेंगे? निर्वाचित ही भाग लेंगे। जैसे 552 में से आप -2 कर दो, क्यों? जो सदस्य मनोनीत हुए हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, वो लोग इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इनमें से आप -12 कर दो, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब है उन सदस्यों को राष्ट्रपति कहता है। इसमें कला, साहित्य, खेल में कोई महारथी हो, वो 12 हैं। इसमें एंग्लो इंडियन, जिसे आंग्ल भारतीय कहते हैं, वो मनोनीत हैं। मान लो अब जो राष्ट्रपति है, फिलहाल जो राष्ट्रपति है, उसने 2 सदस्य मनोनीत किए हैं, अपने 2 किसी सदस्यों को, आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर दिया है। इनमें 12 सदस्य मनोनीत किए हैं जो कोई कला, साहित्य, खेल में है। अब ये 12 सदस्य पक्ष लेंगे अब फिलहाल जो राष्ट्रपति है उसका, क्योंकि उनका तो भला इस राष्ट्रपति ने किया है, अब वाले नहीं। तो अब मान लो यही राष्ट्रपति अगले चुनाव में भाग ले, तो ये 12 सदस्य तो भी इसी राष्ट्रपति को वोट देंगे, एक पक्षपात हो जाता है। इस वजह से इन मनोनीत सदस्यों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते हैं। इनमें ये 2 सदस्य भाग नहीं लेते हैं और इनमें ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओनली सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, यही सिस्टम यहाँ पे होता है। विधान सभा, क्या चीज़ है? विधान सभा। विधानसभा, जितने भी देश की विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्य की, सभी विधानसभाएं प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कह सकते हो, संघीय विधानसभा ही कह सकते हो आप। संघीय विधान, संघीय विधान, संघीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति चुनाव में कितनी चीजें भाग, कितने लोग भाग ले रहे हैं ये देखो आप। लोकसभा भाग ले रही है, ठीक है। राज्यसभा भाग ले रही है, ठीक है। विधानसभा भाग ले रही है, ठीक है। और संघीय विधानसभाएं भाग ले रही हैं। आइए जैसे राजस्थान से हम कितने लोग भाग लेंगे इस चुनाव में? तो राजस्थान से कितने लोग भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? तो अपने लोकसभा की 25 सीटें हैं, 25 बंदे ये भाग लेंगे। राज्यसभा की 10 सीटें हैं, 10 बंदे ये भाग लेंगे। अपने राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, 200 ये भाग लेंगे। ये अपने राजस्थान से भाग लेते हैं, राजस्थान से भाग लेते हैं। ये चुनाव का इनका सिस्टम होता है, निर्वाचन का इनका सिस्टम होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, याद रखिए। और ये निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया। मोस्ट है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से क्या होता है? इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय, वैसे तो इसका पूरा नाम आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होता है। ताकि आप इतना ध्यान रख लेना, ये मेन लाइन है, बहुत बार पूछा है ये। तो चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से क्या होता है? इनका चुनाव होता है।
किनका? राष्ट्रपति का। तो ये निर्वाचन का सिस्टम है। अब जीत किसकी होती है? जीत किसकी होती है? तो न्यूनतम कोटा होना जरूरी है, तब आपकी जीत मानी जाएगी। क्या होना जरूरी है? न्यूनतम कोटा होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति के पास न्यूनतम कोटा होना चाहिए। अगर न्यूनतम कोटा नहीं है तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्या होता है न्यूनतम कोटा? किस प्रकार हम न्यूनतम कोटा निकाल सकते हैं? न्यूनतम कोटा निकालने का सिस्टम क्या है? देखो, दिए गए वैध मतों की संख्या, दिए गए वैध मतों की संख्या। न्यूनतम कोटा निकालने का सिस्टम क्या है? दिए गए वैध मतों की संख्या। वैध मत जो है, वैध मतलब जो सही मत है, सही मत डाले गए हैं उनकी संख्या, दिए गए वैध मतों की संख्या। और इसके बाद नीचे लिखा होता है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कितने खड़े हुए हैं? निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। मतलब कितने लोग खड़े हुए हैं चुनाव में? प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, ये इसके नीचे आएगा और प्लस होगा इसका 1। यह आपका न्यूनतम कोटा माना जाएगा। ठीक है, दिए गए वैध मतों की संख्या प्लस निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, ये आपका आना जरूरी है, तब वो राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा होना जरूरी है। ये अगर न्यूनतम कोटा है तो ही राष्ट्रपति चुनाव जीतने के योग्य हैं, तो ही उनका विजयी माना जाएगा। ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति चुनाव का जीतने का तरीका है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एक बार आप वापस रिपीट कर लेना। मोस्ट चीज़ें है ये, इसलिए बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। निर्वाचन सीधी सी भाषा में याद रखना है, निर्वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें हर 18 वर्ष का बंदा भाग लेता है, वो तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। जिसमें हर 18 वर्ष का युवा भाग नहीं लेता है, वो निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि वो निर्वाचन क्या है? अप्रत्यक्ष। वो निर्वाचन क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हर 18 साल का युवा भाग नहीं लेता है, इसका मतलब वो चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है, ये चुनाव क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। कौन कौन भाग लेते हैं? तो इनमें आपको संख्या याद रखनी, 4 लोग भाग लेते हैं। 4 लोग नहीं है, 4 संगठन, 4 एक प्रकार से सदन कह दो आप, ये भाग लेते हैं। जिसमें एक लोकसभा सदन भाग लेता है, एक राज्यसभा सदन भाग लेता है। इनमें भी ये पूरा भाग नहीं लेता है, इनके सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, जो चुनाव लड़के आए हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा इनके चुनाव में एक विधानसभा भाग लेती है। क्या भाग लेती है? विधानसभा। एक नहीं, पूरे राजस्थान की, पूरे भारत की, सॉरी राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं वो सभी इस चुनाव में भाग लेती हैं। इसके अलावा संघीय विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली की विधानसभा है, वो राज्य में नहीं आएगी, वो संघीय में आएगी, वो भी इसमें भाग लेती है। तो संघीय विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार इनमें अगर चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात करो, किस प्रक्रिया से चुनाव होता है, तो ये प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, चुनाव में क्या होना जरूरी है, किस प्रकार आप विजयी कहलाओगे। तो राष्ट्रपति वही विजयी कहलाएगा जिसके पास न्यूनतम कोटा आया है। और न्यूनतम कोटा आप कैसे निकालोगे? न्यूनतम कोटा निकालने का सिस्टम होता है कि दिए गए वैध मतों की संख्या प्लस निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। ठीक है ना, दिए गए वैध मतों की संख्या बट्टे में है, ये भाग भी है, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और आगे आपको प्लस 1 होना है, आपके 1 होना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये न्यूनतम कोटा कहलाता है। न्यूनतम कोटा कहलाता है। जैसे आप कैसे निकालोगे न्यूनतम कोटा?
दिए गए वैध मतों की संख्या, दिए गए वैध मतों की संख्या। तो दिए गए वैध मत कौन से होते हैं? जैसे मान लो चुनाव में पूरे टोटलिंग 100 ही वोट पड़े हैं। कितने वोट पड़े हैं? पूरे 100 ही वोट पड़े हैं। मानने हैं दिए गए वैध मत कितने हैं? 100 है। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 ही बंदे खड़े हुए हैं। कितने बंदे खड़े हुए हैं? 2। तो 100 वोट पड़े हैं, 2 बंदे खड़े हुए हैं, प्लस 1। यही तो है दिए गए वैध मतों की संख्या। ये लो यहां लिखता हूं मैं 100। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, मान लो चुनाव में 2 ही खड़े हुए हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1। तो कैसे होगा? इधर हो जाएंगे 50 और 50 प्लस 1 बराबर 51। यानी 100 वोट पड़े हैं, उनमें 51 वोट जिसके पास आ जाएंगे वो जीत जाएगा। वही बात सेम ही सिस्टम है, न्यूनतम कोटा है ये। तो ये सिस्टम होता है न्यूनतम कोटे का। दिए गए वैध मतों की संख्या बट्टे में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस में 1। ये निर्वाचित न्यूनतम कोटा होना जरूरी है, तभी वो राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की पदच्युत की पद्धति। पदच्युत मतलब हटाने का क्या सिस्टम है, हम उसको कैसे हटा सकते हैं? पदच्युत बोलते हैं इसको, मतलब हटाने की जो प्रक्रिया है वो पदच्युत, यानी हटाना। हटाने का क्या प्रावधान है? हटाने का प्रावधान देखो, राष्ट्रपति का सामान्यतः बात करें तो कार्यकाल की बात करेंगे हम लोग, तो राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, अब उसको अगर हटाना पड़ जाए, मान लो किसी राष्ट्रपति ने कोई घपलाबाजी कर दी है, देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी है, या ऐसा कोई काम कर दिया है जो राष्ट्र हित में नहीं है, इससे राष्ट्र की क्षति हुई है, राष्ट्र को हानि हुई है, देश को नुकसान उठाना पड़ा है, वर्ल्ड के अंदर देश की बेइज्जती हुई है, ऐसा अगर कोई काम कर दे तो उस राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। सीधा नहीं लांछन लगा सकते हम राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति अपने एक देश का राजा है और उस राजा पर सीधा लांछन लगाना एक गैरकानूनी काम है। कभी सुना है आपने मीडिया नेता लोग कभी राष्ट्रपति पर ब्लेम लगाते हैं? कभी नहीं होता है इसका, कभी नहीं होता है इसका। अखबार में पढ़ा है कभी आप मोबाइल देखा होगा अपने मम्मी पापा का, उसमें देखा होगा, उसकी पोस्ट पढ़ी होगी कभी किसी की भी, तो उसमें कभी पढ़ा है कोई पोस्ट में कि राष्ट्रपति देश का गलत करने वाला है या राष्ट्रपति देश का गलत कर रहा है। कभी राष्ट्रपति के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं, ये एक प्रकार से गैरकानूनी भी है। हम राष्ट्रपति पर लांछन नहीं लगा सकते हैं, उन पर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री पर लगते हैं बहुत बार, विपक्ष की पार्टियां लगा देती हैं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, उसने देश के साथ ये कर दिया, ये देश के साथ ये कर दिया, बहुत से लांछन लगते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के साथ कभी, राष्ट्रपति पर कभी कोई लांछन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये देश का राजा है और राजा के ऊपर जनता किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा सकती। राजा राजा होता है, हाँ राजा राजा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा अपनी मनमर्जी करेगा। ये राजतंत्र नहीं है बल्कि गणतंत्र है, ये अपना गणतंत्र है देश। गणतंत्र जो प्रणाली है वो है अपनी। राजतंत्रात्मक प्रणाली में राजा तो किसी कैसा भी करो उस पर लांछन लगा ही नहीं सकते हम लोग, उसको हटा ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन इस राष्ट्रपति के हटाने की पदच्युत की एक सिस्टम बताया गया है, एक प्रक्रिया मानी गई है अनुच्छेद 61 में, वो हटाने का सिस्टम हटा सकते हैं हम लोग इसको। अगर देश का राष्ट्रपति कोई गलत करता है, देश का अहित करता है, राष्ट्र की हानि करता है, उस राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। या उसका विश्वास नहीं है, उस देश चलाने में उसकी मतलब रोल नहीं है ढंग का, तो हम उसको हटा सकते हैं। हम नहीं, किस प्रकार हटाएंगे उसको, वो एक प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के अंदर। तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। कौन सी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। किस प्रक्रिया से है? महाभियोग, ये याद रखना है, बहुत बार पूछते हैं ये। राष्ट्रपति को हम किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं?
किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं? महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया से है? महाभियोग प्रक्रिया से। ओके, ये महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, कैसे उसमें हटाने का सिस्टम होता है? तो इसमें एक सिस्टम होता है, जैसे कि महाभियोग लेके आती है संसद। महाभियोग लाने का अधिकार किसको है? संसद। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ संसद लेके आ सकती है। इसमें विधानमंडल विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है, सिर्फ संसद का रोल है। और संसद में मैंने बताई थी आपको 3 बातें हैं, 3 सदन है, 3 सदन 3 अंग हैं, जिसमें कैसे हटता, देखो ये संसद है, ठीक है। हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। और संसद के कितने अंग करते हैं? अंग कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, राज्यसभा, और एक तीसरा अंग माना गया है, वो है राष्ट्रपति। तीसरा अंग कौन सा माना गया है बच्चों? राष्ट्रपति माना गया है। क्या माना गया है? राष्ट्रपति। कैसे हटाया जाएगा इसको? क्या प्रक्रिया है हटाने की? तो संसद हटाएगी। महाभियोग कौन लेके आती है? सिर्फ और सिर्फ संसद लेके आती है। संसद के कितने अंग है बच्चों? 3 अंग हैं। लेकिन इसमें ये अंग तो कोई काम का रहा ही नहीं है, क्योंकि तो इसको तो हटाने की प्रक्रिया है। तो इस महाभियोग में इस राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, ये याद रखना, कोई रोल नहीं है। इसको सिर्फ 2 सदन हटाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा हटाएगी। लोकसभा और राज्यसभा हटाएगी। हटाने का सिस्टम देखो क्या होता है। हटाने का सिस्टम होता है, मान लो कि लोकसभा को पता चल गया कि अपना देश का राष्ट्रपति जो है वो सही नहीं है, ये देश के हित में काम नहीं कर रही है। लोकसभा ने इस बात को पता लगा लिया है। अब लोकसभा ने पता तो लगा लिया है, लेकिन इस लोकसभा की जो सदस्य है, जितनी संख्या है, उसने एक एप्लीकेशन लिखी है कि हम देश के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। और उस एप्लीकेशन पर जितने सदस्य हैं उनका 1/4 सिग्नेचर करने जरूरी है। सिग्नेचर करने जरूरी है। कितने सदस्य हैं? 1/4। 1/4 सदस्य लोकसभा के अंदर ये साइन करके एप्लीकेशन है और लोकसभा में पेश करेंगे। 14 दिन की प्रक्रिया होती है। ये 14 दिन तक वो विचार विमर्श रहता है। 1/4 सदस्य ही साइन करते हैं और इस बात की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचा दी जाती है। 14 दिन पहले पहुंचानी पड़ती है राष्ट्रपति को सूचना कि हम आप पर महाभियोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो 14 दिन का रूल होता है इसमें। तो 1/4 सदस्य साइन होने चाहिए उसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि 2-4 बंदे हैं, सिग्नेचर कर दिया, राष्ट्रपति को हटा दिया, ऐसे नहीं होता है। 1/4 सिग्नेचर होना चाहिए। हम अगर प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तब, मान लो 14 दिन निकल गए हैं, तब वही एप्लीकेशन, वही प्रस्ताव जैसे लोकसभा से प्रारंभ हुई थी, उसी लोकसभा के अंदर जो 1/4 था, अब रूल ये हो गया है 14 दिन बाद है कि 2/3 साइन होने जरूरी है। जितनी लोकसभा की सीटें हैं, सदस्य संख्या है, उनका 2/3 उस पर साइन होना जरूरी है। इसका मतलब लोकसभा ने अंतिम रूप से, फाइनल रूप से ये कह दिया है कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। 14 दिन बाद की बात है। ये तो एक एप्लीकेशन दी है 1/4, ये FIR बन गई है 2/3 साइन करने के बाद। लोकसभा ने फाइनल रूप से कह दिया है कि हम इन्हें हटाना चाहते हैं, होगी फाइनल। और वो एप्लीकेशन आएगी अब किसके पास? राज्यसभा के पास। किसके पास आएगी वो? राज्यसभा के पास आएगी। अब राज्यसभा क्या करती है? उस लोकसभा ने जो इल्जाम लगाया है देश के राष्ट्रपति के ऊपर, उस इल्जाम की या तो खुद जांच करेगी कि वास्तव में ये बात सत्य है या झूठी है, या तो ये राज्यसभा खुद जांच करेगी, या ये राज्यसभा किसी समिति के द्वारा इसकी जांच करवाएगी कि वास्तव में वो बात सत्य है या नहीं है, ये बात देश के राष्ट्रपति ने की है या नहीं की है। इस प्रकार की जांच करवाएगी। और राज्यसभा को ऐसे लगेगा कि वास्तव में इसने ऐसा किया है, वास्तव में
राष्ट्रपति ने ऐसा किया है, तब राज्यसभा भी उस एप्लीकेशन के, उस विधेयक के ऊपर साइन करेगी और उनके भी कितने साइन चाहिए? 2/3। कितने साइन चाहिए भैया? 2/3 सिग्नेचर होने जरूरी है। हो गया, मतलब लोकसभा ने फाइनल कर दिया है 2/3 साइन करके और राज्यसभा ने भी फाइनल कर दिया है 2/3 साइन करके। और ये जैसे ही 2/3 सिग्नेचर हो जाते हैं राज्यसभा के, उसके बाद ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, पदच्युत हो जाता है। हटाने की ये प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई है समझ में। लेकिन आज तक अपने देश के अंदर, भारत देश के अंदर एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया, किसी को भी महाभियोग से नहीं हटाया गया है, ऐसी नौबत आज तक नहीं आई है। यह राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, पदच्युत की प्रक्रिया है। पदच्युत मतलब पद से च्युत मतलब हटाना। ठीक है, ओके। अब देखो, स्टार्टिंग से दोबारा रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग उसको याद कर लेना। ओके, ठीक है। संसद हमने पढ़ ली थी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति में हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। कौन सी में है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, राष्ट्रपति ही उसका सर्वेसर्वा होगा। ठीक है, अधीनस्थ राष्ट्रपति या तो खुद काम करेगा या राष्ट्रपति अधीनस्थ पदाधिकारियों से उस कार्यपालिका को संचालित करवाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक या वैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, वास्तविक प्रधान की अगर बात करोगे तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अपने देश के राष्ट्रपति की जो है वो स्थिति वो है जैसी ब्रिटिश सम्राट की है। जो ब्रिटिश का सम्राट है वैसी स्थिति अपने भारत के राष्ट्रपति की है। ये सिस्टम है अपने देश का। योग्यता, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो योग्यता में हमने पढ़ा है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, और उम्र की बात करोगे, आयु की बात करोगे तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात की थी हमने निर्वाचन को लेकर, तो निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष होता है। मेन चीज़ ये याद रखनी है। कौन सी प्रक्रिया से होता है निर्वाचन? तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है उससे राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इनके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं। तो भाग लेने का सिस्टम है लोकसभा, राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं, उनमें मनोनीत, जैसे लोकसभा में 2 मनोनीत हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। इनके अलावा जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो भाग लेती हैं। इसके अलावा जो संघीय विधानसभाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सिस्टम हो गए हैं। फिर राष्ट्रपति चुनाव जीतते कैसे हैं, क्या होना चाहिए उसके पास? तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने की एक सिस्टम है न्यूनतम कोटा। क्या होना चाहिए? न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे में क्या होता है? दिए गए वैध मतों की संख्या, मतलब जितने वोट पड़े हैं वो संख्या, भी 50 पड़े हैं, 100 पड़े हैं, 1000 पड़े हैं, वो संख्या, और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। चुनाव में कितने बंदे खड़े हुए हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मान लो वोट पड़े हैं 100 और आगे लगता है +1। मान लो वोट पड़े हैं 100 और प्रतिनिधि खड़े हैं चुनाव में 2, तो 100/2 +1, तो ये सिस्टम, ये रेशियो आता है अपना कि एक राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। अगर उसमें 100 वोट पड़े हैं और 2 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं तो उसको 51 वोट चाहिए। ओके, ये चुनाव जीतने का सिस्टम होता है। फिर बात की थी हमने पदच्युति की। पदच्युत कैसे होता है, उसको हटाया कैसे जा सकता है? तो सामान्यतः अगर बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 में उसको हटाने की प्रक्रिया बताई गई है और राष्ट्रपति को हटाने का सिस्टम होता है महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया से हटा सकते हैं हम लोग? महाभियोग। ये महाभियोग प्रक्रिया कई पदों पर हटाने का सिस्टम है देश में। जैसे निर्वाचन आयोग जो अध्यक्ष है उसका हटाने का सिस्टम महाभियोग है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम महाभियोग से ही हटा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उन लोगों के बारे में, उन्हें भी महाभियोग से ही हटाया जा सकता है।
तो राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? महाभियोग। यानी महाभियोग कौन लेके आती है? संसद। संसद में कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो राष्ट्रपति इसमें निष्क्रिय हो गया है, राष्ट्रपति का तो कोई रोल है ही नहीं महाभियोग में, ठीक है। अब हटाने का 2 ही सिस्टम है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देगी और उस सूचना पत्र के ऊपर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए, 1/4 सदस्य। अगर लोकसभा प्रस्ताव लेके आ रही है तो लोकसभा का 1/4 सदस्य उस पर सिग्नेचर होना जरूरी है। सिग्नेचर हो गया है, 14 दिन निकल गए हैं। उसके बाद जिस सदन ने प्रस्ताव पेश किया है उसी सदन के 2/3 सदस्य है सिग्नेचर करेंगे और वो प्रस्ताव पेश फाइनल होगा। और इसका मतलब ये लोकसभा चाहती है राष्ट्रपति को हटा दिया जाए और ये प्रस्ताव जाएगा फिर राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में भी वो उस पर जांच करती है या किसी समिति से जांच करवाती है और उस पर अगर 2/3 सिग्नेचर कर देते हैं राज्यसभा में भी, तो इसका मतलब राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, महाभियोग पूर्ण हो चुका है। और मान लो कि एप्लीकेशन पहले राज्यसभा ने पेश की है तो पहले राज्यसभा के 1/4 सिग्नेचर होने चाहिए, फिर राज्यसभा में ही 2/3 सदस्यों से उसको पास होना जरूरी है और उसके बाद ये लोकसभा के पास जाएगी और वही प्रक्रिया होती है सेम, पहले लोकसभा में पास हो चाहे पहले राज्यसभा में हो। ये सिस्टम होता है महाभियोग का, राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को हटाने का। लेकिन आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि देश के राष्ट्रपति को हटाना पड़ा है, महाभियोग प्रक्रिया लानी पड़ी है। ओके, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति देश में कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।